बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। व्यूअर्स, खबर यह है कि बाऊजी के लिए कोई खैर की खबर नहीं है। पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा नवाज शरीफ को इस सिस्टम का, इस हुकूमत का जो फॉर्म 47 पर बनाई गई सबसे बड़ा लूजर के तौर पर जो है वो पेश कर रही है। नवाज शरीफ साहब ने आसिफ अली जरदारी के साथ मिलकर और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट से जिस खेल का आगाज किया था, अब इसका इख्तिताम इमरान खान करेंगे और पाकिस्तान की आवाम की मदद से ये करेंगे। व्यूअर्स, जो खबरें हैं ना नून लीग के हवाले से कुछ अच्छी नहीं आ रही और नवाज शरीफ मरी से जाती उमरा और फिर जो इनकी बेटी राज दुलारी है वो मरी के चक्कर लगा रही है, इसलिए कि अब इनकी किचन कैबिनेट के अंदर भी 3 ऐसे वुज़रा हैं जिन्होंने बाकायदा तौर पे अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। और मैं आपको इससे पहले भी खबर दे चुका हूं कि इस्तीफों की बात जो है वो चल निकली है और लोगों ने काम करने से इनकार कर दिया और शहबाज शरीफ साहब की परेशानियों में मजीद इजाफा हो रहा है, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि किसी तरह वो ये 5 साल पूरे करें, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को हमेशा के लिए वो खुश रखें ताकि आने वाले कल में भी इनकी हुकूमत रहे और इनका खानदान यानी ये जो शहबाज लीग है इसे सपोर्ट पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की मिलती रहे। लेकिन नवाज शरीफ साहब एक तो अपने भाई से खुश नहीं है और उनकी पॉलिसीज की वजह से और जिस तरह से वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के आगे बैठते भी नहीं है बल्कि लेट जाते हैं। मैं आपके सामने ना कुछ ऐसे इंडिकेटर्स हैं और कुछ ऐसी खबरें जो मरी से और फिर जाती उमरा के जो राहदारियां हैं वहां से बाहर निकल रही हैं और परेशानी का ये आलम है कि अब नवाज शरीफ साहब ने अपनी किचन कैबिनेट का जो इजलास है वो तलब कर ली है। सारे मिलकर सर जोड़ेंगे और कोई इस मसले का हल निकाला जाएगा कि हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किस तरह इस पर पाबंदी लगानी है। इस सियासी निज़ाम में ये जो हुकूमत इस वक्त हमारे सामने है, हमने किस तरह अपने लिए जो हमारा हिस्सा है वो हमने वापस हासिल करना है और किस तरह अपनी इस हुकूमत को आगे लेकर चलना है और आने वाले दिनों के अंदर पाकिस्तान की अदालतों को और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को किस बुनियाद पर हम टैकल करेंगे। काजी साहब को तो एक्सटेंशन का लॉलीपॉप आपने दे दिया था ना कि सर आप हमारा साथ दें, हम आपका साथ देंगे, आप हमारे हमसाए, हम आपके हमसाए, लंदन में हमसाए हैं यहाँ पे। लेकिन पाकिस्तान में अदालतों ने इस खेल को उल्टा कर रख दिया। अब दूसरी जो एक्सटेंशन है, अब ये भी देखना होगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो दूसरी एक्सटेंशन देती है या फिर नए आर्मी चीफ की तकर्री हम इस मुल्क के अंदर देखेंगे और फिर एक नया खेल दोबारा से इसका आगाज किया जाएगा। व्यूअर्स, कुछ ऐसे इंडिकेटर्स हैं जो ये बता रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब के हालात जो हैं वो बहुत ख़राब हो गए हैं और पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर सबसे बड़े लूजर के तौर पर आप नवाज शरीफ साहब को, बाऊजी को देख सकते हैं। व्यूअर्स, राना सनाउल्लाह मुशीर हैं हुकूमत के और हारे हुए हैं। पाकिस्तान की आवाम ने इन्हें जिताकर जो ऐवान है वहाँ पर नहीं भेजा, बल्कि ये जो अपनी वफादारी है हाउस ऑफ शरीफ के साथ उसकी बुनियाद पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के इस वक्त मशीर बनकर और सियासत में आपको नज़र आ रहे हैं। और उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया और बहुत अहम बातें की हैं कि अब इस मुल्क के अंदर कौन सा खेल खेलने के लिए ये बाऊजी जो हैं वो सर जोड़कर अपनी किचन कैबिनेट के साथ बैठ गए हैं और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को क्या पैगाम दिया जा रहा है और तहरीक इंसाफ के लिए इनके पास किस किस्म की प्लानिंग तैयार है। राना सनाउल्लाह साहब ये कहते हैं कि नवंबर में चीफ जस्टिस बदलते ही इलेक्शन की तैयारी करें। अच्छा, ये स्टेटमेंट खान साहब ने दिया और खान साहब ने ये नहीं कहा था कि चीफ जस्टिस यहाँ से जाएगा उधर से आपने इलेक्शन की तैयारी करनी है। खान साहब ने पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे को इतनी करीब से देख लिया कि इमरान खान कोई बात करते हैं तो सियासी मंजरनामा फौरी तौर पे बदल जाता है और पाकिस्तान में जितने आज टॉक शोज हुए यानी 40 से 50 टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर अगर आप देखें, यही मौजू ज़ेर बहस था कि इमरान खान ने पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जनरल आसिम मुनीर को पहली दफ़ा ये पैगाम डायरेक्ट दिया कि आपने इनकी बातों में नहीं आना, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और आपको लड़ाना चाहते हैं। और इस बुनियाद के ऊपर अब राना सनाउल्लाह साहब ये स्टेटमेंट दे रहे हैं और उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट पर भी तनकीद की है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर तो खैर तनकीद करते ही हैं, लेकिन वो क्या कह रहे हैं कि हम कोशिश करेंगे कि हम मैनेज करें। अल्फाज क्या थे कि हमें नजर आ रहा है कि सब कुछ जो है वो करने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ ना कुछ तैयारी जो है वो हो रही है। चीजें आपस में आप मिलाएं यानी कड़ी से कड़ी तो आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस किस्म की सियासत जो है वो कर रही है। वो कहना ये चाह रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एस्टेब्लिशमेंट से राब्ते में है और अगर एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कोई ग्रीन सिग्नल दिया गया हमारी हुकूमत के खिलाफ तो फिर हम इसका भरपूर तरीके से दिफा भी करेंगे। व्यूअर्स, जो नून लीग के इनर सर्कल्स हैं
वहाँ से ये खबर बाहर आ रही है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और मुस्लिम लीग नून के अंदर दरारें पड़ना शुरू हो गई हैं और रास्ते बहुत जल्दी जुदा हो जाएंगे। और नवाज शरीफ साहब पहले भी इस हुकूमत को लेने के हक में नहीं थे और उन्हें जानबूझकर इस हुकूमत में बिठाया गया और इनके पास फेस सेविंग के लिए इसके अलावा कोई ऑप्शन मौजूद नहीं था, क्योंकि आप पार्टनर इन क्राइम थे। आपने पाकिस्तान की एक जमहूरी हुकूमत को घर भेजा, अपने केसेस को ख़त्म करवाया, पाकिस्तान की अदालतों को इस्तेमाल किया और अब जब हुकूमत बनने की बारी आई और पाकिस्तान की आवाम ने आपको रांदा दरगाह कर दिया, अवामी मैंडेट आपको नहीं मिल सका, तो आपके पास फिर कोई ऑप्शन नहीं बचा था कि आप हुकूमत को कबूल करते। बेशक ये फॉर्म 47 वाली हुकूमत थी, आप बैठे और अब आप मिलकर ये पूरे का पूरा खेल जो है वो खेल रहे हैं। व्यूअर्स, जो इसमें दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, वो है चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट के हवाले से जो राना सनाउल्लाह ने बात कही है। वो ये कहते हैं कि नवंबर में चीफ जस्टिस बदलते ही, अच्छा अब ये सारे का सारा माजरा जो इस वक्त हमें पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर नज़र आ रहा है ना, चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जब कुर्सी पर बैठेंगे तो नून लीग को ये बात बखूबी मालूम है कि चीज़ें इनके कंट्रोल से बाहर हो जाएंगी। काजी साहब चुन चुन कर ऐसे मुकदमात को बाहर लेकर आ रहे हैं जिनमें इख्तलाफी नोट लिखते हैं। जस्टिस अतर मिल्ला जो अमेरिका में इस वक्त छुट्टियों पर हैं, उन पर तनकीद करते हैं। ये भारें आपको जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की जब वो कुर्सी पर बैठेंगे उस वक्त ये नहीं मिलेंगी। आपको बल्ले का निशान वाले फैसले जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की अदालत से नहीं मिलेंगे। आपको जिस तरह से तहरीक इंसाफ की बहुत सारी दरखास्तें पेंडिंग पड़ी हुई हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, ये तमाम जो मामला थे वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब से अगर आप एक एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आपके हक में फैसले देंगे तो ऐसा नहीं होगा। आइन और कानून की बात होगी। वो जमात जिसे दीवार के साथ लगाया गया, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसका निशान छीन कर उसे इलेक्शन में हाथ पांव बांध कर आपने फेंका, वो फिर जीत गई। अब अदालतों में ये एहसास मौजूद है और यही वो खौफ है जो इस नून लीग की हुकूमत को इस वक्त खाया जा रहा है कि जस्टिस जो चीफ जस्टिस से आने वाला वो हमारे घर का नहीं है, वो इंसाफ और कानून के घर का है, तो हमारी बात को किस तरह वो लेकर चलेगा। इसीलिए इन्होंने पहले से ही चीफ जस्टिस के खिलाफ ये महाज खोल दिया है। और अगर आप देखें ना, उज़्मा जो बुखारी है, अज़मा बुखारी वज़ीर इत्तलात पंजाब की, वो भी आज अदालत में गई और बेंच पर बैठकर पाकिस्तान की अदालतों पर वो तनकीद कर रही थी कि यहाँ सिर्फ दहशतगर्दों को इंसाफ मिलता है। मैं देखने आई थी, बेंच पर बैठी हूँ इंसाफ के, कि मुझे इंसाफ मिलता है या नहीं मिलता। वो तो शट अप कॉल दी गई चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से कि आप जाएं और जाकर FIA वालों को कहें हम आपकी निगरानी नहीं कर सकते। पहले आपको मुतलका फोरम पे जाकर दरख्वास्त देनी होगी कि आपकी एक वीडियो जो है वो अगर सोशल मीडिया पर किसी ने डाली तो आप मुनासिब प्लेटफॉर्म पर जाएं और ये मुनासिब प्लेटफॉर्म नहीं है। फिर व्यूअर्स उसके बाद हमने ये भी देखा कि FIA के हवाले से इनके अपने कंट्रोल में है ना, जाकर आप दरख्वास्त देते, लेकिन जानबूझकर एक महाज पाकिस्तान की अदालतों के खिलाफ बनाया जा रहा है। इरफान सदीकी साहब भी यही कर रहे हैं, राना सनाउल्लाह भी यही कर रहे हैं, ख्वाजा आसिफ छुट्टी वाले दिन भी यही करते हैं कि इंसाफ छुट्टी पर चला गया। और दूसरी तरफ से काजी फैज़ ईसा साहब भी यही महाज जो है वो आने वाले चीफ जस्टिस के लिए खोल कर बैठे हैं, लेकिन इन्हें इस महाज के ऊपर कामयाबी जो है वो नहीं होगी। फिर राना साहब ने एक और भी बात कही है कि इन सब चीज़ों को मैनेज करना होगा। कैसे मैनेज होगा भाई? वो तो आपकी नैपीस बदलने के लिए तैयार नहीं, और नैपीस अब आपको खुद अपनी बदलनी पड़ेंगी। और अब आपको एहसास होगा कि जो खेल आपने शुरू किया था इसका अंजाम बहुत जल्दी होने वाला है। और इस पूरे खेल में से अगर कोई विक्ट्री स्टैंड पर खड़ा होगा ना तो वो इमरान खान है। हुकूमत फौज और PTI को लड़वाना चाहती है। आर्मी के खिलाफ, फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा जारी है। ये एक जाल बुनने की कोशिश कर रहे हैं, कोई रास्ता मिले। निजी महाफिल में ये कह रहे हैं कि हमारी बात होगी। सर ये डायलॉग आपके थे। इमरान खान ने कभी नहीं कहा कि मेरी बात होगी। इमरान खान तो कहता है कि आओ कोई मुझसे बात करो। वो खुले सबके सामने ये बात कर रहे हैं। और बात किस पे होगी? अपनी रिहाई के लिए नहीं, बल्कि पाकिस्तान की तरक्की के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए बात होगी। खान साहब ने कभी भी ये नहीं कहा कि हम खुफिया मुलाकातें करेंगे। और खान साहब हमेशा ही कहते रहे, बेशक 2 इनकी मुलाकातें जनरल बाजवा से भी हुई, कि मैं मुल्क के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन चाहता हूं। मुल्क के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट क्यों नहीं चाहती? इसलिए नहीं चाहती ना कि एक हुकूमत आएगी जिसको सपोर्ट पाकिस्तान की आवाम की होगी, और अगर 2/3 अक्सर मिल गई तो फिर कंट्रोल कैसे करेंगे? ये जो गेम ऑफ थ्रोन्स का सीजन हर 2 साल बाद, 2.5 साल बाद पाकिस्तान के अंदर जो शुरू हो जाता है, नॉन स्टॉप इसकी जो टेलीकास्ट पाकिस्तान की आवाम देखती है, फिर इस सीजन को कौन देखेगा? ये सीजन कैसे टेलीकास्ट किया जाएगा? लिखारी परेशान है
اور وہ اپنے لیے اس سیزن کو بار بار جو ہے وہ ریپیٹ ٹیلی کاسٹ پر اور بعض دفعہ نئی سیریز لے کر آتے ہیں پاکستان کی عوام کے لیے۔ اگر پاپولر گورنمنٹ آ جائے، اگر پاکستان کی عوام اپنی گورنمنٹ کو خود جو ہے وہ الیکٹ کرے، تو پھر ان کی دکانیں جو ہے وہ بند ہو جائیں گی۔ تو ان دکانوں کو کھلا رکھنے کے لیے ساری کی ساری باتیں کی جا رہی ہیں۔ اب یہ جو ہے نا کہ جال بنا جا رہا ہے، سر جال کون بن رہا ہے؟ عمران خان تو جیل کے اندر ہے۔ عمران خان پر تاریخ کے بدترین فسطائیت کو ہم نے دیکھا۔ سب سے زیادہ مقدمات اس ملک کے اندر اگر کسی رہنما پر کسی نے کیے تو وہ عمران خان کے اوپر مقدمات ہوئے۔ اس کے باوجود پاکستان کی عدالتوں میں اپنے آپ کو انہوں نے سرنڈر کیا آئین اور قانون کے سامنے، قانون کو ہاتھ پہ نہیں لیا۔ آپ بیانیے بنائیں 9 مئی کا، چھوڑ کر آپ اس بیانیے پر عمران خان کے خلاف ملٹری کورٹس میں بھی چلے جائیں، لیکن پاکستان کی عوام جو ہے نا وہ بیوقوف نہیں ہے، وہ اس سیاسی منظرنامے کو بخوبی جو ہے وہ دیکھ رہی ہے۔ اور ویورز آپ کو یہ بھی میں خبر دوں کہ سلمان اکرم راجہ کی ایک سٹیٹمنٹ ہے GHU کے باہر احتجاج کے حوالے سے، اور اس سٹیٹمنٹ کو لے کر پاکستان میں ایک خاص قسم کا بیانیہ بنایا جا رہا ہے۔ وسیم بدامی کے پروگرام میں سلمان اکرم راجہ صاحب آئے اور ان سے بار بار یہ سوال پوچھا گیا کہ کیا عمران خان نے یہ بات کہی کہ جاؤ اور جا کر GHU کے باہر بیٹھ کر احتجاج کرو، حالانکہ یہ لفظ اس طرح استعمال نہیں کیے گئے۔ دیکھیں، کوئی بھی شخص کسی کے بارے میں اس کا ترجمان بن کر اگر کوئی بات کرتا ہے تو پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ آیا وہ واقعی اس شخص کا ترجمان ہے، اسے باقاعدہ طور پہ مقرر کیا گیا یا نہیں کیا گیا۔ سلمان اکرم راجہ صاحب نے اس دن بھی گفتگو یہ کی کہ عمران خان نے کہا تھا کہ احتجاج کرو، اور یہ بھی کہا تھا کہ پرامن احتجاج کرو۔ اچھا، یہ باتوں کو نا آپ توڑ مروڑ کر جس طرح مرضی ٹوسٹ کریں اور پیش کر دیں، اور بار بار میں نے ایئر وائی کے اوپر دیکھا وسیم بدامی کا پروگرام میں سلمان اکرم راجہ نے باتیں کہی، اور پھر اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں اس میٹنگ کے اندر خان صاحب جو تھے وہ موجود تھے جب یہ ہدایات جو ہے وہ جاری کی گئی۔ اسد کیسر کچھ اور کہہ رہے ہیں، روف حسن نے کچھ اور کہا، بیرسٹر گوہر نے کچھ اور کہا، اور پھر عمران خان کا باقاعدہ طور پہ ان کے ٹویٹر سے ایک پیغام جاری ہوا، اور پھر صحافی جو اندر موجود تھے انہوں نے کہا کہ جی 9 مئی کے بیانیے کے حوالے سے میری گفتگو کو توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا۔ میں نے یہ کبھی بھی نہیں کہا کہ جاؤ اور جا کر حملہ کر دو، میں نے یہ ضرور کہا تھا کہ آپ نے احتجاج کرنا ہے، اور احتجاج کرنا ہر پاکستانی کا حق ہے۔ اور یہی سوال آج اسلام آباد لاہور ہائی کورٹ کے اندر ججز کی طرف سے بھی اٹھائے گئے کہ احتجاج کسی کا کرنا کس طرح سے ریاست کے خلاف جو ہے وہ ایک سازش ہے۔ اگر کوئی ویڈیو، کوئی آڈیو، کوئی ایسا ایویڈنس آپ کے پاس موجود ہے جس میں عمران خان لیڈ کر رہے تھے اس موب کو جنہوں نے تنصیبات کے اوپر حملہ کیا، تو پھر ٹھیک ہے، ہم آپ کی درخواست ہے جسمانی ریمانڈ کی اسے منظور کرتے ہیں، اور اگر نہیں ہے آپ وقت لے لیں، جائیں جا کر کسی سے بات کریں۔ اور فرحاد علی شاہ صاحب جو پروسیکیوٹر جنرل پنجاب ہیں، ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ وہاں پر کچھ لوگوں سے میری بات ہوئی، وہ لوگ جو کورٹ رپورٹر ہیں ان سے میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس آج کی جو کارروائی تھی اس کے اوپر تقریباً کوئی 1 گھنٹہ بات کی، تو بتایا یہ گیا کہ جو مناظر تھے عدالت کے، اس میں فرحاد علی شاہ صاحب کے پاس کسی بھی بات کا جواب نہیں تھا۔ عدالت پوچھتی تھی کہ کیا آپ کے پاس یہ چیز موجود ہے؟ فرحاد علی شاہ صاحب بالکل خاموشی سے کھڑے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، اور ان کے پاس کسی بھی سوال کا جواب نہیں تھا۔ سر ایویڈنس اگر موجود تھا تو یہ آپ کے پاس ایکسیلنٹ اپرچونٹی تھی کہ آپ جا کر عدالت کے سامنے رکھ دیتے اور جسمانی ریمانڈ پہلے لیتے، قانون کے تقاضے پورے ہوتے، اور پھر اگلی بات بعد میں دیکھی جاتی۔ اب لائٹ ڈیٹیکٹر کے اوپر مریم اورنگزیب نے بھی جی بڑا زور دیا کہ آپ کے پاس ایک بہترین موقع تھا کہ آپ لائٹ ڈیٹیکٹر جو ٹیسٹ ہے، پولیگراف ٹیسٹ ہے، اس میں کرسی پر بیٹھتے، آپ سے کچھ سوالات کرنے تھے اور آپ ان کا جواب دیتے، پتہ قوم کو چل جاتا کہ آپ سچ بول رہے ہیں یا جھوٹ بول رہے ہیں۔ مسئلہ بھی یہاں پہ یہ ہے کہ آپ کے پاس بھی ایکسیلنٹ اپرچونٹی تھی۔ پاکستان کی ایک عدالت، پنجاب کی جو سب سے بڑی عدالت ہے، وہ آپ سے یہ سوال کرتی ہے کہ کیا آپ کے پاس ثبوت موجود ہیں؟ آپ وہ ثبوت دکھا دیتے، آج عمران خان کا نہ صرف جسمانی ریمانڈ ہوتا بلکہ ہائی کورٹ سے یہ مہر لگ جاتی کہ واقعی 9 مئی جو ہے انہوں نے کیا۔ لیکن وہاں پر فرحاد علی شاہ صاحب کسی قسم کی کوئی جو ان کی گفتگو تھی، جو ان کے دلائل تھے، دینے میں ناکام رہے، اور صرف وہ ایک دوسرے کو دیکھتے ہی رہے ہیں۔ اب ویورز، جو پاکستان کے اندر جس قسم کا بیانیہ تحریک انصاف کے حوالے سے بنایا گیا اور عمران خان کی گفتگو کو لے کر سلمان اکرم راجہ کے بیان پر جس طرح سے ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ سب انڈیکیٹرز ہیں کہ یہ لوگ ہار رہے ہیں، اور اگر کوئی اس پورے نظام میں جیت رہا ہے وہ عمران خان ہے۔ پاکستان میں نواز شریف صاحب سیاسی منظرنامے پر ہار گئے، آصف علی زرداری اتحادی بن کر ہار گئے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سہولت کاری کر کے ہار گئی، اور اگر کوئی جیت رہا ہے تو وہ ہے عمران خان۔ اور عدلیہ
जीत रही है, हार नहीं रही। अगर कोई इस अदलिया में हार रहा है ना तो वो हैं काजी साहब, जो सहूलतकारी करके, रेस्क्यू करके पाकिस्तान में ताकतों को हार चुके हैं और अब उनका जाने का वक्त जो है वो हुआ चाहता है। व्यूअर्स, एक और खबर भी मैं आपके सामने रख देता हूं सलमान अकरम राजा के हवाले से, तो जहां पर इस वक्त मुख्तलिफ जो बयानात आ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर अब एक एहतजाज आज से शुरू हो रहा है और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी इस एहतजाज की वो है जमात इस्लामी। जमात इस्लामी, जहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कॉल दी कि सब लोग निकलेंगे, वहीं पर जमात इस्लामी भी अब धरना देने जा रही है जी इस्लामाबाद में। और जो उनके अमीर हैं उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट भी जारी किया गया जिसमें वो ये कहते हैं कि काफिले निकल पड़े हैं, पूरे पाकिस्तान से काफिलों का रुख जो है वो इस्लामाबाद की तरफ होगा, हम धरना देंगे और जब तक हमारी बातों को पूरा नहीं किया जाता हम इस्लामाबाद से वापस नहीं आएंगे। नई हाफिज नईमुर रहमान साहब ने अपने खिताब में ये भी कहा कि लोग अपने घर की चीज़ें बेचकर बिल अदा कर रहे हैं, अवाम IPP से छुटकारा चाहते हैं जो लोगों का खून चूस रही है और हुकूमत धरने में रुकावट ना डाले। जमात इस्लामी एक पुरअमन जमात है, इस्लामाबाद में हमारा पुरअमन धरना होगा। महंगाई और बिजली के बिलों में बेतहाशा टैक्सेस के खिलाफ 26 जुलाई को इस्लामाबाद में धरने का ऐलान किया गया था। लें जी, अब आप रोक कर दिखाएं। आपने तहरीके लब्बैक पाकिस्तान वालों को एहतजाज जब वो कर रहे थे धरना दिया, आपने नहीं रोका ना, दफ़ा 144 लगा देते, लेकिन नहीं लगाई गई। जब कोई कहता है ना कि कोई ये बता दीजिए कि इसके पीछे क्या मकासद थे, तो सर दफ़ा 144 लगनी चाहिए थी ना। क्यों दफ़ा 144 नहीं लगाई गई? इस्लामाबाद में एक हसास से एक जगह बैठे हुए थे, रेड जोन के अंदर करीब कहीं बैठे हुए थे फैज़ाबाद के अंदर, लेकिन ये नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? तो फिर कौम इस पूरे अमल को शक की निगाह से नहीं देखेगी तो फिर क्या करेगी? हाफिज नईमुर रहमान साहब इधर से आएंगे, उधर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के काफिले निकलेंगे। इस वक्त जो खबरें इस्लामाबाद से आ रही हैं, हर तरफ पुलिस आपको नजर आ रही है, कंटेनर्स लगाकर रास्ते बंद किए जा रहे हैं, लोगों को रोका जा रहा है। लेकिन आप एक दिन रोकेंगे, 2 दिन रोकेंगे, फिर जो लोग आपकी नैपीज बदल कर थक गए हैं वो भी आपको कहेंगे ना कि खबरदार किसी को रोका धरना देने दो। तो सर हुकूमतें और जमहूरियत का इसी तरह बेड़ा गर्क होता है। आज जो कुछ हो रहा है मुल्क के अंदर, कल यही कुछ जो है वो नून लीग ने एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर माजी में तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो है ये काम सब कुछ किया और यही रिपीट होने वाला है आपके साथ। और फिर आपको बचाने के लिए कोई नहीं आएगा क्योंकि आपने जमहूरियत का इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर कत्ल किया। अगर आप ये कहेंगे ना कि इस्टेब्लिशमेंट ने हमारे साथ ये किया, हमें हुकूमत में काम नहीं करने दिया, तो आपकी किसी ने बात पे यकीन नहीं करना। इसलिए नवाज शरीफ साहब जो हैं वो परेशान हैं। तो व्यूअर्स, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के बाद पाकिस्तान में जो हुकूमत वक्त है ये लूज़र एक बड़ी बनकर सामने आई है और इनको लूज़र बनाने में जहाँ पर तहरीक इंसाफ अपना जोर लगा रही है, वहीं पर जमात इस्लामी भी अब मैदान में है। और देखना ही होगा कि जमात इस्लामी के खिलाफ भी अगर ताकत का इस्तेमाल किया जाता है तो फिर आप कुछ नहीं कर सकेंगे। दफ़ा 144 आपने इस्लामाबाद में लगा दी, पंजाब में लगा दी, अब कोई दफ़ा जो है वो इस सुनामी को, चाहे वो जमात इस्लामी लेकर आए चाहे वो तहरीक इंसाफ लेकर आए, नहीं रोक सकती। अच्छा, एक चीज़ बड़ी अच्छी हुई और मेरा ख्याल है कि जमात इस्लामी ने इससे पहले भी ऐलान कर दिया था कि तहरीक इंसाफ अपोजिशन जो जमात है उन्होंने पार्लियामेंट के बाहर जो भूख हड़ताली कैंप लगाया ना, ये एक बहुत ही ज़बरदस्त काम हुआ है। बेशक अलामती सही, लेकिन भूख हड़ताली कैंप एक मैसेज दे रहा है और अपोजिशन पूरी अगर भूख हड़ताली कैंप पर बैठ जाए तो फिर आपसे भी तो सवालात होंगे। तो जमात इस्लामी व्यूअर्स अब ये धरना देने जा रही है और जो खबरें इस्लामाबाद से आ रही हैं वो कुछ अच्छी नहीं है। लोगों को रोकने के लिए जगह जगह कंटेनर्स जो हैं वो लगाए गए हैं। लाहौर में तो खैर पुलिस ने रात से ही छापे मारने शुरू कर दिए थे और बहुत सारे लोगों को जो है वो गिरफ्तार भी किया गया। मैं आपसे कुछ ही देर पहले जमात इस्लामी की कुछ लोगों के पैगाम सुन रहा था। लोगों को पहुंचने के लिए कहा गया है, बाकायदा तौर पर अपील की गई है, लेकिन इसके साथ साथ जो है लाहौर में कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा इस्लामाबाद में भी कुछ गिरफ्तारियां जो हैं वो अमल में लाई गई हैं, लेकिन लोग रुकेंगे नहीं। ये धरना, ये एहतजाज हर सूरत जो है वो होकर रहेगा। और व्यूअर्स, इस हवाले से जो पैगाम जारी किए गए, इसमें अमीरुल अजीम का एक पैगाम है जो जनरल सेक्रेटरी हैं जी मरकज़ी, मैं बहुत इन्हें पुराना जानता हूँ, और उन्होंने अपने पैगाम में कहा कि मुल्क भर में जमात के दफातर और ज़िम्मेदारों और कारकुनान के घरों पर छापे मारे जा रहे हैं, काफिलों को रोका और गिरफ्तार किया जा रहा है। ये जुल्म और ज्यादती काबिल मज़म्मत है। हुकूमत बुखलाहट का शिकार है। जमात के कारकुनान पूरी ताकत के साथ इस्लामाबाद पहुंचे। हम सब डी चौक पर जमा होंगे। आवाम से अपील करते हैं कि आएँ, मुत्तहद होकर बाहर निकले और महंगाई के बुत को पाश पाश कर दें।
امیرالعظیم عظیم کے گھر پر بھی چھاپا مارا گیا جی، اور پولیس گرفتار کرنے میں انہیں کامیاب نہیں ہو سکی، اور پاکستان تحریک انصاف کی جی مذمت سامنے آئی ہے۔ پنجاب میں جماعت اسلامی کے جو کارکنوں اور گھروں پر جو چھاپے مارے گئے ہیں، تحریک انصاف نے جی اس کا بالکل اس کی مذمت کی ہے، اور فواد چوہدری صاحب بھی لکھتے ہیں کہ جماعت اسلامی کے ہیڈ کوارٹر اور ورکرز کے گھروں پر چھاپوں کی شدید مذمت کرتے ہیں، اپوزیشن کو اس بربریت اور فسطائیت کے خلاف سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑا ہونا چاہیے۔ حکومت ایڈونچر کے موڈ میں ہے اور شہری مصیبت میں رہے، لیکن اسلام آباد پولیس کے اہلکار ان کے ساتھ نعرے لگاتے رہے۔ یہ تحریک لبیک پاکستان کے دھرنے کی جی ہے کے حوالے سے جو ہے وہ بات کی گئی ہے۔ اب جو بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے پاکستان تحریک انصاف اب اس پوری سچویشن میں، کیونکہ اب مزاحمت کی سیاست جو ہے وہ تحریک انصاف کر رہی ہے، اور اب جن لوگوں نے آپ سے بات کرنی ہے یقیناً اب جو ہے وہ آپ سے بات ہوگی، کیونکہ پاور ٹاکس ٹو پاور جی اس ملک کے اندر ہم نے ہمیشہ یہی دیکھا ہے۔ لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ NOC دے دیں، ہم نے احتجاج کرنا ہے، آپ ہماری بات کو مان لیں، ہم نے جلسہ کرنا ہے، یہ تو الٹیمیٹلی ہونا تھا۔ اب اس احتجاج کو آپ روکیں گے، لوگوں کو گرفتار کریں گے نا، اگلے ہی دن ان کی جو ہے وہ رہائی کے احکامات عدالتیں دیں گی۔ دفعہ 144 کی خلاف ورزی کوئی بات نہیں، لوگ گرفتار ہوں گے، ٹھیک ہے، غائب کیا جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن عدالتیں جب آپ اجازت نہیں دیتے نا کسی کو جلسے کی، تو ظاہر سی بات ہے اس نے اپنا جو آئینی حق ہے اسے استعمال کرنا ہے۔ آپ کتنی دفعہ 144 لگائیں گے؟ اب بس کرنے کا وقت آ گیا۔ تو ویورز، یہ آج کا شو تھا جس میں جتنے بھی لوزرز ہیں اس وقت پاکستان کے سیاسی منظرنامے پر، میں نے سب آپ کے سامنے رکھ دیے، اور جیت صرف ایک ہی شخصیت کی ہے، اور وہ ہے عمران خان، جس نے اس نظام کو ٹکر دی ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔